अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने मॉडल पेपर 2021 जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आया है, इनके एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी और आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे। आइए इनका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है यहाँ पर, ये रिलेटेड है डायमेंशन से। फिर बेटे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका सिंबल जी है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका सिंबल कैपिटल जी है, इन दोनों के डायमेंशंस की रेशियो बनानी है। तो रेशियो का आंसर क्या आएगा? तो इसके लिए पहले हमने स्मॉल जी की डायमेंशन जो कि एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी होता है ये शो कर दिया आपके सामने कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन है LT-2। कैसे बनी कि एक्सेलरेशन फार्मूला है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है LT-1, वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो T-1 हो जाएगा ऊपर जाकर, फिर वो टाइम से डिवाइड हुआ तो LT-2। तो जी की स्मॉल जी की डायमेंशन आ गई LT-2 और कैपिटल जी की डायमेंशन हम स्मॉल जी के फार्मूले से बना लेंगे। इसको अरेंज कर हमने कैपिटल जी के लिए, और अब स्मॉल जी के बाद इसकी डायमेंशन आर आपका डिस्टेंस है, उस पर स्क्वायर आ रहा है, मास डिवाइड में है, मास को ऊपर ले आया M-1, L पे क्यूब हो गया T-2। जब स्मॉल जी और कैपिटल जी की डायमेंशन बन गई तो इनको लाके हमने डिवाइड कर दिया, ऊपर स्मॉल जी की रख दी, नीचे कैपिटल जी की रख दी, और अब इसके बाद नीचे वाले जो ऊपर गए उन सबकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। और अब M ऐसे लिख दिया, पावर 1 थी नाम, L पे -2 हो गया और T दोनों ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि -2 + 2 ज़ीरो हो गया। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है पहला वाला, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आप इसको स्टिल करके देखिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। बेटे अगला सवाल आपका रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से, चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स का। कह रहे हैं कि एप्पल को हमने थ्रो किया, उसकी स्पीड VI दी हुई 30 मीटर पर सेकेंड और 15 डिग्री का एंगल दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस से बना रहा है। बताइए वो एप्पल की रेंज कितनी होगी, यानी वो एक्स पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने लगा दिया रेंज का फॉर्मूला VI² sin 2θ/g, VI की 30 रख दिया, एंगल 15 रख दिया, इसका स्क्वायर खोला, इस एंगल को डबल करा, बाद में इसका साइन लिया और इन दोनों को डिवाइड करा के जब मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आपका 46 मीटर आ रहा है, जो कि इस एप्पल की रेंज बन जाएगी। चलते हैं आगे। अगला सवाल रिलेटेड है चैप्टर नंबर 10 से। ये आप सबने पढ़ा हुआ है कि मुख्तलिफ पोजीशन होती हैं इमेज की जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे ही रख दें तो बताएं उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो बेटा बहुत सिंपल आंसर कि उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, यानी इमेज आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये स्पेशल केस है कि आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, इमेज इनफाइनाइट डिस्टेंस पर बनेगा। चलते हैं आगे। बेटा अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं A और B, और आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा। A क्रॉस B का आंसर मांगा जा रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि A क्रॉस B कैसे निकाला जाता है। पहला वेक्टर दिया हुआ है AI क्रॉस BJ, अब डिटरमिनेंट से भी निकल सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ MCQs हैं तो दोनों स्केलर AB हमने साइड पे करे और I क्रॉस J। तो मैं यहाँ पेन लेके आपको ये बात समझा दूँ कि बेटा इसमें यहाँ पर ये पैटर्न चलता है कि जब हम I से J की जानिब जाएंगे तो मिलेगा K, जब हम J से K की जानिब आएंगे तो मिलेगा I, और जब हम K से I की जानिब जाएंगे तो मिलेगा J। यानी अगर ये क्लॉकवाइज चल रहा होगा तो बाकी जो दूसरा वाला है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। तो यहाँ पे I क्रॉस J आ रहा है तो ये K के बराबर है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा AB K हेड। चलें आगे। बेटा अगला सवाल चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का यूनिट मांग रहा है। ये तो बहुत ही आसान है, डेसिबल। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है। चलते हैं आगे। अगला सवाल रिलेटेड है इंक्लाइंड प्लेन से। चैप्टर नंबर 3 आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन ऑफ फ्रिक्शनलेस प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री।
तो यहाँ फॉर्मूला लगा दिया a इक्वल टू जी साइन थीटा, ये फॉर्मूला बना चुके हैं। एंगल को लाके हमने 30 रख दिया, जी 9.8 रख दिया, साइन 30 0.5 मल्टीप्लाई कराया तो 4.9। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जो दोबारा चैप्टर नंबर 4 पे चले गए हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से आया। हॉरिजॉन्टल रेंज का बारे में पूछ रहा है कि ये डिपेंड किन फैक्टर पे करती है। तो मैंने नीचे इसका फॉर्मूला शो कर दिया है कि ये वेलोसिटी पे भी डिपेंड करती है, एंगल पे भी डिपेंड करती है और वैल्यू ऑफ जी पे भी डिपेंड करती है। तो ऑल ऑफ देम इज द करेक्ट आंसर कि रेंज आपकी इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करती है। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है जहां ये आपसे कह रहा है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन कोई बॉडी कर रही होती है तो जब वो अपने मीन पोजीशन की जानिब पहुंचती है तो बताइए उसकी स्पीड कितनी होती है। तो चाहे वो कौन सा भी केस हो, यानी स्प्रिंग वाला केस आप देख लें, पेंडुलम वाला केस आप देख लें, चाहे वो आप प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन डायमीटर पे देख लें कि जब भी वो अपने मीन पोजीशन की जानिब आता है तो ये स्पीड अप हो जाता है, इसकी स्पीड बढ़ने लग जाती है और जब एक्सट्रीम पर आता है तो यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है। इट मीन्स यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मैक्सिमम। मैक्सिमम इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू कि जब भी एसएचएम के दौरान बॉडी मीन पोजीशन के पास आती है तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 5 से आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जैसा कि आपको पता ही है चैप्टर 5 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है कि जब किसी बॉडी पर लगने वाला टॉर्क अगर 0 हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड हो जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क के बराबर है, तो टॉर्क इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल, लॉज ऑफ मोशन इन द प्रेजेंस ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये किसने दिए? तो बहुत ही आसान आंसर, न्यूटन ने अपने लॉज पेश करे थे मोशन के। तो चलते हैं आगे। अगला सवाल आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 7 से भी ले सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी इसको दे सकते हैं कि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी पावर के बारे में पूछ रहा है कि पावर 0 कब होगी, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी कितना होगा। जिस पर पावर 0 जाए तो पावर इधर डॉट पड़ा होगा फोर्स एंड वेलोसिटी, तो अगर हम एंगल 90 डिग्री लेंगे तो cos 90 0 हो जाता है, तो इसका आंसर 90 डिग्री आएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में पूछ रहा है। चैप्टर नंबर 10 में आपने पढ़ा है कि ये वक्त के साथ साथ जो नॉर्मल आई है उसका तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ साथ इस पर क्या फर्क पड़ता है। तो बेटा जो बच्चे छोटे होते हैं उनका जो ये लीस्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर से कम होता है, और फिर ये ग्रोन अप आई जब हो जाती है, एक मेच्योर आई, तो 25 सेंटीमीटर एक परफेक्ट इसका डिस्टेंस है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है तो ये हमारे जो आई के मसल्स हैं ये वीक होते रहते हैं और इसमें इजाफा हो जाता है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एज के साथ साथ इंक्रीज कर जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि यहाँ पर यंग डबल स्लिट के वाले से पूछ रहा है कि कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज डेट द पार्ट डिफरेंस मस्ट बी। तो यहाँ पे ये पार्ट डिफरेंस के वाले से पूछ रहा है कि ब्राइटनेस में कितना होता है। तो ये हमने पढ़ा ही है थ्योरी में कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ यानी कि पार्ट डिफरेंस या तो 0 होगा, लैम्डा होगा, 2 लैम्डा, m लैम्डा ब्राइटनेस के लिए। तो m लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। अगला सवाल दोबारा चैप्टर नंबर 10 से आ गया, लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पूछ रहा है। तो ये बहुत ही आसान आपने याद किया हुआ, FO प्लस FE। FO प्लस FE इज द लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। चलते हैं आगे। अगला सवाल डेफिनेशन पूछ रहा है कि अगर किसी वेक्टर को डिस्प्लेस कर सकते हैं उसके पैरेलल
उसको किसी पॉइंट पे भी अप्लाई कर दें तो ऐसा वेक्टर नीचे दिए 4 वेक्टर में से कौन सा कहलाएगा, तो वो कहलाएगा फ्री वेक्टर। याद रहे हर वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो वो फ्री वेक्टर कहलाता है, यानी जो ओरिजिन स्टार्ट हो तो पोजीशन वेक्टर बन जाता है, तो हर वेक्टर ही बस जो ओरिजिन से स्टार्ट ना हो वो फ्री वेक्टर होता है, तो फ्री वेक्टर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आ गया कि अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें नेगेटिव नंबर से तो उसकी डायरेक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो बहुत ही आसान, आपने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा ही है कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अगर किसी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें या माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अपनी एक्चुअल डायरेक्शन से। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जो कि इस साल सिलेबस में नहीं है लेकिन ये उसी से मुताल्लिक है कि बताइए आप मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कितने बना सकते हैं। याद रहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को कार्टेशियन कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो बेटा ये 2 डायमेंशनल जो प्लेन होते हैं उनके लिए तो एक्स और वाई 2 कंपोनेंट बनते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल जो स्पेस होती है उसमें ये 3 कंपोनेंट हो जाते हैं एक्स वाई और जेड, इसलिए मैक्सिमम में यहाँ पर 3 का ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला सवाल कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो नीचे दिए हुए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो याद रहे अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगी, पहला ऑप्शन गलत। एक्सेलरेशन तो उसके पास नहीं है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, यहाँ पे कह रहा है कि क्या इससे आप ये कंक्लूड करेंगे कि उसकी डायरेक्शन मोशन चेंज हो रहा होगा अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो। और अगला ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंजेस, तो ये ज़्यादा बेहतर आंसर है कि जैसे जैसे बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बढ़ता जाएगा। तो लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है तो उसके पास भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उस पर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है और यहाँ पे पूछ रहा है कि जब कोई एथलीट जो है लॉन्ग जंप करने लगता है तो रन्स बिफोर द जंप बाय डूइंग सो ही, यानी कह रहे हैं थोड़ा पीछे हटता है और फिर दौड़ता हुआ आता है, इस दौड़ने से उसको क्या फायदा होता है। सवाल दोबारा समझें कि लॉन्ग जंप से पहले एथलीट थोड़ी सी रनिंग करके फिर दौड़कर आकर जंप लगाता है तो ऐसा करने से उसको क्या बेनिफिट होगा। तो इसका जवाब करेक्ट है कि इंक्रीज हिज मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम इज द फॉर्मूला है कि मास इनटू वेलोसिटी। मास तो है ही उसके पास, इनर्शिया का ताल्लुक मास से होगा, लेकिन यहाँ पर मास नहीं बल्कि वो अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है। जब वो भागता हुआ आता है तो इससे उसका मोमेंटम बढ़ जाता है। तो करेक्ट आंसर है इंक्रीज हिज मोमेंटम। अगला सवाल कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स को निगलेक्ट किया जाए तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ 2 फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस इज, ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है ऑफ डिफरेंट मासेस इज। तो बहुत ही आसान कि क्योंकि अब फ्री फॉल की बात हो रही है तो इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर है। तो यहाँ पर ये मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर उनके डिफरेंट मासेस भी हुए तो उनकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, सेम। जैसे करेक्ट आंसर सेम आएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 4 से आ रहा है, न्यूमेरिकल भी आ चुका है पास्ट ईयर में कि अगर हॉरिजेंटल रेंज और मैक्सिमम हाइट ये दोनों इक्वल हो जाएं तो बताइए किस एंगल पर अचीव कर पाएंगे। तो हमने पहले रेंज का फॉर्मूला लिखा, फिर हाइट का फॉर्मूला लिखा, फिर इन दोनों को इक्वल कर दिया और अब आई स्क्वायर से कैंसिल, जी से जी कैंसिल, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला खोल दिया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, ये 2 डिवाइड कर रहा के मल्टीप्लाई हो गया 2 टू द 4 और फिर साइन से स्क्वायर कैंसिल और ये कॉस नीचे आके डिवाइड हो गया, साइन ओवर कॉस 10 के बराबर और फिर ये 10 इधर आके 10 इनवर्स हो गया। तो 10 इनवर्स 4 या अब स्टिल करके देख लीजिएगा इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है कि AC = V² अपॉन R, मगर ये फॉर्मूला V की फॉर्म में नहीं
आ रहा करेक्ट। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने, और आर ओमेगा स्क्वायर आ रहा है तो स्क्वायर दोनों साइड पे लगाए और एक आर से स्क्वायर कैंसिल, तो आर ओमेगा स्क्वायर, यानी कि लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल सामने आ गया है कि जब हम किसी नट को किसी पाने की मदद से खोल रहे होते हैं या बंद कर रहे होते हैं, टाइटन अप कर रहे होते हैं, तो फिर आप ये बताइए कि वाई इट इज यूज टू बेटर, वाई इट इज बेटर टू यूज, यानी ये बेहतर क्यों होता है कि हम लॉन्ग स्पैनर यूज करें ना कि शॉर्ट स्पैनर। तो बेटा जवाब यहाँ पे रिलेटेड है टॉर्क से। जैसा कि होता है कि टॉर्क में प्रोडक्ट है फोर्स, और फोर्स आर्म का, मोमेंट आर्म का, तो अगर मोमेंट आर्म बढ़ेगा तो उससे भी टॉर्क में इंक्रीज हो जाएगा। तो जब हम छोटे स्पैनर लेंगे तो उससे मोमेंट आर्म छोटा बनेगा और बड़े स्पैनर पे मोमेंट आर्म बड़ा बनेगा। तो इसलिए जब स्पैनर आपने बड़ा लिया तो टॉर्क भी ज़्यादा बना, तो इसलिए हमें अब फोर्स कम लगानी पड़ेगी उस नट को खोलने में, क्योंकि हमने अपने मोमेंट आर्म को बढ़ा दिया है। तो इससे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हम कम कर सकते हैं, तो हमें टॉर्क ज़्यादा मिल जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 6 से आ रहा है कि जब हम यहाँ एक इमेजनरी कंडीशन ली है कि अगर हम ड्रिलिंग कर दें और एक होल बना लें अर्थ पर, उसके डायमीटर के बिल्कुल दरमियान में ये डायमीटर पर, और एक स्टोन उसमें ड्रॉप कर दें उस होल के अंदर। यानी सवाल फिर रिपीट करता हूँ कि डायमीटर एक लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास होती है, आपको बताइए। तो अगर हम डायमीटर पर कहीं भी होल एक कर दें और उसमें एक बॉडी को ड्रॉप कर दें, तो बताइए व्हेन स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट हैज, और अब जब वो अर्थ के सेंटर पे पहुंचेगा पत्थर, तो अब बताएं उसके पास क्या होगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन ग्रेविटी 0 हो गया, तो वेट भी 0 हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स भी 0 हो गई, क्योंकि आपने उसको बिल्कुल सेंटर पे ले गए। तो उसके बाद अब एक ही चीज़ होगी, वो होगी उसका अपना मास वो रखेगा उस पॉइंट पर, बाकी चीजें उसकी 0 हो जाएंगी। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 6 से रिलेटेड है कि अगर हम अर्थ की रेडियस को श्रिंक कर दें 1% और उसका मास को हम ना छेड़ें, तो बताएं अब स्मॉल जी पे क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि अगर आप अर्थ की रेडियस को श्रिंक कर रहे हैं 1%, यानी कि रेडियस को आप कम कर रहे हैं, तो स्मॉल जी आप कट जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल आ रहा है कि व्हेन अ पर्सन गोज डाउन टू द बॉटम ऑफ डीप माइन कंपेयर टू हिज वेट ऑन सरफेस ऑफ अर्थ देन इट्स वेट विल बी। यानी सवाल ये कर रहा है कि अगर एक शख्स एक डीप माइन में चला जाए, कोई गहरी कान में चला जाए, जमीन की डेप्थ में चला जाए, और अब उस पॉइंट पे बताइए उसका वेट कितना होगा अगर उसे कंपेयर करें अर्थ के सरफेस से। तो ये आपने पढ़ाई है कि वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ का फॉर्मूला, कि जैसे जैसे हम जमीन की डेप्थ में जाते हैं तो अपेरेंटली वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाती है, कम। तो इसका आंसर डिक्रीज आएगा कि अगर वो डीप माइन में चला जाएगा तो उसका वेट अब वहां पर कम हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है कि अगर हम अर्थ का मास वही रखें, इफ द सेम मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम लार्ज हैविंग सेम रेडियस, यानी कि अगर हम अर्थ के मास को 4 गुना बढ़ा दें और रेडियस को इसको वही रखें, तो बताएं वैल्यू ऑफ जी पर क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्मूला आपके सामने, अगर आप जी और एम ई का ताल्लुक डायरेक्ट है, अगर हम अर्थ के मास को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो स्मॉल जी भी 4 टाइम बढ़ जाएगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि जब एक कार एक्सेलरेट हो रही है और किसी पहाड़ी पे चढ़ रही है, स्लोप पे चढ़ रही है, तो उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। तो बात बहुत सिंपल, उसका इंजन उसको एक्सेलरेट करवा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, और वो हाइट पे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी। तो गेन ऑफ बोथ पी एंड की बिल्कुल उसके पास होगा। चलते हैं आगे। अगला सवाल पावर आपको पता ही है, पीछे ने फॉर्मूला दिखाया था आपको, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है पावर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 7 से आ रहा है, वर्क एनर्जी इक्वेशन आप चैप्टर 7 में पढ़ चुके हैं, रेडियो सिलेबस में शामिल है। पूछ रहा है कि वर्क एनर्जी इक्वेशन इज सिंपली, तो आपको बताइए कि इसमें क्या होता है कि हम
जो पी में गेन है वो के ई के लॉस प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के बराबर लेते हैं, तो ये लॉ ऑफ एनर्जी ही लगा रहे हैं हम कि एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है, तो वर्क एनर्जी इक्वेशन सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि अगर हम सिंपल पेंडुलम को हैज मेटल बॉब, यानी यहाँ थोड़ा ख्याल कीजिएगा, ये जब रिपीट हो गया हैज मेटल 2 बार, सिंपल पेंडुलम हैज मेटल बॉब विच इज नेगेटिवली चार्ज, यानी कि पेंडुलम है जिसका बॉब जो है वो मेटल का है। पेंडुलम प्रैक्टिकल भी आपने करा है कि वो बॉब मेटल का है और उस पर नेगेटिवली चार्ज पहले से आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम उसको अलाउ करते हैं कि वो ऑस्किलेट करे अबव अ पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक प्लेट, देन इट्स पीरियड विल, तो बेटा जरा समझिएगा बात को, ये पेन लेके मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ ये कह रहे हैं आपसे कि इस तरीके से कोई मेटल प्लेट है जिस पर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और अब अगर एक यहाँ पर पेंडुलम और फिर उसका बॉब और ये हो नेगेटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो बोल रहे हैं कि बताएं इससे क्या चेंज आएगा उसके टाइम पीरियड पर, यानी वो जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो बात बहुत सिंपल कि पहले तो खाली वैल्यू ऑफ जी ही लग रही थी पेंडुलम पर और वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब जो है ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट भी उस नेगेटिव बॉब को अट्रैक्ट करेगी अपनी जानिब, तो ये टाइम पीरियड इसका आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, यानी वो अट्रैक्शन की वजह से अपने टाइम पीरियड जो उसका मोशन है वो स्लो कर देगा और एक टाइम पे आगे स्पीड बिल्कुल उसकी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा डिक्रीज इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल के नीचे दी हुई कौन सी साउंड की प्रॉपर्टी एयर टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाती है। तो इसका आसान सा जवाब कि वेवलेंथ इज द ओनली प्रॉपर्टी, जो हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं चैप्टर 8 के अंदर। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेवलेंथ इफेक्टेड हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा हो जाता है वेवलेंथ और कम होने से वेवलेंथ कम हो जाती है। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग स्लो, इट कैन बी करेक्टेड बाय मेकिंग दिस पेंडुलम। जी जरा समझिएगा इस बात को कि कोई पेंडुलम क्लॉक है जो कि स्लो चल रही है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि उसको आसान होने ले लें आप कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आपको पता ही है कि जब वो एक, ये मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से है कि अगर पेंडुलम यू मूव करता है, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करता है, तो जितनी ज़्यादा लेंथ का आपके पास ये डोरी होगी उतना इसको टाइम ज़्यादा लगेगा वापस अपना चक्कर कंप्लीट करने में। जरा बात को समझिएगा कि पेंडुलम को जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो। अब अगर हम इसको करेक्ट करना चाहते हैं तो इससे मुराद ये होगी कि ये अपनी स्पीड को बढ़ाए, तो स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देंगे, इसकी लेंथ में कमी करेंगे कि जब लेंथ इसकी कम कर देंगे हम तो फिर ये शॉर्टर डिस्टेंस ऐसे कवर करेगा और अपना टाइम पीरियड जल्दी कवर करेगा, तो ये हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल है। तो अगर हमें पेंडुलम के टाइम पीरियड को बढ़ाना है तो हम उसकी लेंथ को शॉर्ट करेंगे ताकि वो जल्दी जल्दी अपने 1 सेकंड में मोशन को कवर करे, तो शॉर्टर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये ब्लैंक चैप्टर 5 में पर आ चुकी है कि हमें पीछे पढ़ा था कि जब टॉर्क जीरो जाता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। ये चैप्टर 5 का लॉ भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये इसका करेक्ट आंसर कि अगर टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा चैप्टर 5 में। अगला सवाल रिलेटेड है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से कि उसकी जो अरेंजमेंट है जो यंग ने करी उससे उसने क्या ऑब्टेन करना चाहा। तो याद रहे कि उसने फेज कोहेरेंस को ऑब्टेन करना चाहा है। फेज कोहेरेंस क्या होता है कि दो ऐसी वेव्स जो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलें और उनकी तमाम चीज़ें सेम फेज में हों, क्रैश के साथ क्रैश चल रहा हो, ट्रफ के साथ ट्रफ। तो जो डबल स्लिट ने ऑब्जर्व करना चाहा वो फेज कोहेरेंस अचीव किया, मोनोक्रोमेटिक नहीं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं, डिस्ट्रक्टिव नहीं, बल्कि फेज कोहेरेंस। चलते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा चैप्टर 9 से आ रहा है। कह रहा है आपसे डिफ्लेक्शन ग्रेटिंग में जब डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं उसको हम एक और नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि ऑपरेटर्स आपको पता है कि ग्रेटिंग में क्या होता है, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं जो हम एज अ स्लिट यूज कर रहे होते हैं। तो इसका ऑल्टरनेट नेम मल्टीपल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्लेक्शन भी हो सकता है। मल्टीपल स्लिट डिफ्लेक्शन ये आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अगला सवाल कह रहा है कि कोहेरेंट सोर्सेज कहलाएंगी लाइट की दो, जो कि नीचे दिए चार ऑप्शन में पिक करना है, कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। तो कोहेरेंट आपको बताइए कि जो सेम फेज की वेव को जनरेट करें वो सोर्सेज कहलाती हैं कोहेरेंट। तो अब इसमें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है दे प्रोड्यूस वेव इन द मीडियम साइमल्टेनियसली, कि जब दोनों वेव्स साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होंगी तो क्रैश के साथ क्रैश चलेगा, ट्रफ के साथ ट्रफ चलेगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है। तो मोस्ट पॉसिबल आंसर आपका सेकंड वाला है कि दोनों सेम टाइम में एक साथ चलेंगी तो सेम फेज में होंगी, जो कोहेरेंट की एक बुनियादी कंडीशन है कि उनमें पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन यंग से दोबारा आ गया, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल आपने करा है, फ्रिंज स्पेसिंग फॉर्मूला लगाया लैम्डा एल अपॉन डी। तो कह रहे हैं अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स को और नैरो कर दें, नैरो माने कम कर दें, तो डी कम होने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी, फ्रिंज की जो विड्थ है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इंक्रीज इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कि वो पॉइंट जहां पे लाइट रेज जो है तमाम लाइट को फोकस करती है वो पॉइंट उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, वो तमाम लाइट को कन्वर्ट कर देती है उस पॉइंट पर। चलते हैं आगे। अगला सवाल चैप्टर 10 से आ रहा है। लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला आपने पढ़ाई है, m इक्वल टू क्यू अपॉन पी। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन दी हुई है 6 और इमेज डिस्टेंस दिया हुआ 24। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपसे मांग रहा है, तो अब पूछ रहा है कि p कितना होगा। तो हमने m को 6 रखा और q को 24 रखा और p आपसे मांगा जा रहा है तो p ऊपर आ गया और 6 से जब डिवाइड करा तो 4 सेंटीमीटर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आ गया। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल डेफिनेशन है वेवलेंथ की, जो आप मैट्रिक भी पढ़ चुके हैं कि दो क्रैश के दरमियान जो फासला है वेवलेंथ कहलाता है। यानी एक क्रैश और एक ट्रफ जब कंप्लीट होता है तो 1 लैम्डा तैयार हो जाता है। तो दो कंजेक्टिव क्रैश के दरमियान ट्रफ आएगा, दो कंजेक्टिव ट्रफ के दरमियान क्रैश आएगा। तो इट मीन्स दो कंजेक्टिव क्रैश के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ के बराबर होता है। चलते हैं आगे। माइकलसन इंटरफेरोमीटर आपने पढ़ा ही है और आपने एंड में फॉर्मूला बनाया था इसका डिस्टेंस के लिए कि जो मिरर आप मूव कराते हैं अगर आप उसको m लैम्डा अपॉन 2 मूव कराएंगे तो हर बार आपको ब्राइटनेस नजर आएगी। यहाँ भी ये पूछ रहा है कि अगर आपको ब्राइट फ्रिंज से नेक्स्ट ब्राइट पे जाना हो तो आप मिरर को कितना मूव कराएं। तो लैम्डा अपॉन 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि लैम्डा अपॉन 2 जाते हुए होगा, लैम्डा अपॉन 2 आते हुए तो फुल लैम्डा का फर्क आ जाएगा। तो लैम्डा अपॉन 2 ब्राइटनेस के लिए करेक्ट आंसर है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मैंने आपके सामने आपके मॉडल पेपर के एमसीक्यूज डिस्कस करे, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको आराम से बैठ के देखेंगे और चीज़ों को स्टिल करके भी समझेंगे और अपने जहन को खोलें। आपका जहन सोचने लग जाएगा चीज़ों को, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। 10 ईयर के एमसीक्यूज को वॉच आउट करना है, रेडियो सिलेबस से ध्यान रखना है और मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको इस किस्म की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जो आपको एग्ज़ाम तक काफ़ी आपकी हेल्प करें। एमसीक्यू से बिल्कुल परेशान ना हो, बल्कि इनको सोचें कि एक आंसर क्यों करेक्ट है, बाकी 3 क्यों गलत। आप जब सोचेंगे तो हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। पेपर में इन जैसे ही एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, आपको सोचना है कि ये आंसर क्यों करेक्ट है। अल्लाह ताला आपका हम युनासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।